हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं इरशाद अली। खंड शिक्षा अधिकारी का मॉक टेस्ट नंबर आप 22 देख रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भारत की न्यायपालिका यानी इंडियन जुडिशरी पर पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को। यूपीपीएससी ने यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ रखे हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स में, सभी को हमने यहां पर शामिल किया है। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से फिक्स है। वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और इस मॉक टेस्ट में हमने जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट पर आधारित प्रश्न, भारत के अलग अलग राज्यों के लिए जो हाई कोर्ट्स यानी उच्च न्यायालय होते हैं उन पर आधारित, और तीसरा लेवल जो है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालयों पर आधारित जो प्रश्न है सभी को हमने शामिल किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जज यानी जस्टिस यानी न्यायाधीश बनने के लिए या नियुक्त होने के लिए या अपॉइंट होने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन कंपलसरी नहीं है। तो चार ऑप्शंस में से आपको वो ऑप्शन एलिमिनेट करना है या वो पहचानना है जो कंपलसरी क्वालिफिकेशन नहीं होती है सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए। तो देखिए, जो जो आर्टिकल या जो जो इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करते चलेंगे उनको ध्यान से सुनिएगा, वो भी अपने आप में क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह से हमने जो है ये 22वां मॉक टेस्ट जो चल रहा है, हमने पूरी पॉलिटी का रिवीजन किया है। इस थ्योरी को हम पहले ही पढ़ा चुके हैं आपको इन डिटेल, और ये सिर्फ आपका रिवीजन है जिससे आपको सब याद आता रहा होगा इस वक्त। चलिए, तो इसमें हमने आर्टिकल 124 का क्लॉज 3 में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्न योग्यताएं होनी ज़रूरी हैं। कौन कौन सी हैं मैं बताता हूं आपको। देखिए, वो पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो अनिवार्य है। दूसरी क्वालिफिकेशन, वो जो व्यक्ति देखिए सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए उस व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट यानी 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश यानी जज के पद पर वो ऑलरेडी रह चुका हो, या अगर ये कंडीशन मैच नहीं करती है तो अगली है वो 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक उसने वकालत की हो या एडवोकेट रह चुका हो वो। तो इसमें एक कंडीशन ये मीट कर रही है। अगला देखें तो इसमें एक और है, राष्ट्रपति की राय में वो पारंगत विधिवेत्ता यानी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट भी होना चाहिए, ये भी कंपलसरी हैं। बट इसमें जो आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये अनिवार्य नहीं है। तो इसमें से एलिमिनेट कर लिया, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी है। अगर आपसे सवाल पूछे कि भारत में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित जो अर्हताएं हैं वो संविधान के किस अनुच्छेद में मेंशन है, आंसर आर्टिकल 124। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं। ये है भारित यानी किसके द्वारा दिए जाते हैं। तो देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं या जस्टिस हैं या न्यायाधीश हैं, उनके वेतन और भत्ते यानी उनके सैलरी अलाउंसेस जो हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होते हैं, उन पर चार्ज होते हैं, यानी भारत की संचित निधि पर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। और अगर हमने डिस्कस किया था पिछले वाले मॉक में, उसमें हमने उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन भत्ते कौन देता है, जो हाई कोर्ट के जस्टिस होंगे उनके वेतन और भत्ते जो राज्य की संचित निधि है उन पर जो है दे होते हैं। ठीक है, यानी भारत की संचित निधि को बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में CFI कहते हैं। और जो वो होती है स्टेट के लिए होती है उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, उसको CFS बोलते हैं। तो ये हाई कोर्ट्स के जजेस के लिए सैलरी अलाउंसेस देता है, और इससे किसके निकलते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके सैलरी अलाउंसेस। अगर हम बात करें जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी पेंशन कहाँ से दी जाती है, तो उनकी पेंशन दी जाती है भारत की संचित निधि से। उच्च न्यायालय के जो जजेस हैं उनके वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, लेकिन पेंशन भारत की संचित निधि पर। तो ये डिफरेंसेस आप याद रखिएगा, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। अगला सवाल देखें, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने पर रोक है। देखिए, जो सेवानिवृत्त का मतलब होता है रिटायरमेंट के बाद, यानी रिटायर जब हो जाते हैं, तो ऐसे जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हों और रिटायर भी हो चुके हों वो कहाँ पर वकालत नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका ये है। हाँ, तो इसमें जो है इसमें आर्टिकल 124 ही है हमारे पास में, आर्टिकल 124 इसका क्लॉज 7 में ये बताया गया है
कि कोई भी व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रह चुका हो वो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में या किसी भी प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं करेगा। इसका ऑप्शन आपके हिसाब से कौन सा हो जाएगा? बी। तो भारत के किसी भी न्यायालय में जो रिटायर हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो रिटायर हो जाते हैं, वो भारत के किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता है, उस पर ये रोक है। बी ऑप्शन करेक्ट है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है? यानी रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे हटाया जा सकता है? सॉरी, सुप्रीम कोर्ट की नहीं, यहाँ पर बात की गई है हाई कोर्ट की। ठीक है, हाई कोर्ट के जजों को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही आप उनके पद से कैसे हटा सकते हैं? तो जो हाई कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट्स के जो न्यायाधीश हैं, उनको जो है उनका जो आधार बताया गया है उनको हटाने का, वो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, जिसको हम साबित कदाचार कह रहे हैं, या असमर्थता यानी इनकैपेसिटी। इन दोनों के आधार पर ही जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको हटाया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 में बताया गया है। तो इसमें कहा गया है कि महाअभियोग यानी इम्पीचमेंट के प्रस्ताव द्वारा उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है। यानी इनके लिए भी जो इनके पद से हटाने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो महाअभियोग का ही नाम इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जो बैकग्राउंड बताए गए हैं उन पर एक तो प्रूव मिसबिहेवियर का और एक इनकैपेसिटी का, है ना। तो इनको जो है हटाया जा सकता है। और ये प्रस्ताव जो है संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उनकी जो कुल सदस्य संख्या के बहुमत से और जो भी उपस्थित उस समय सदस्य होंगे, कम से कम 2/3 बहुमत से अगर पारित होगा, तब उसको जो है संसद द्वारा जो पारित प्रस्ताव होगा दोनों सदनों से, वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। ठीक है, इस तरह से उसको हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर अब कौन सा हो जाएगा? संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी? तो देखिए, यहाँ पर एक पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम आया था 1971 का, पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971। इसमें संशोधन किया गया था कि जो मेघालय है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों के लिए मार्च 2013 में जो है उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो पहले पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य थे, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में आते थे पहले, लेकिन जब नए उच्च न्यायालय बने हैं उसके बाद अब केवल जो है असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इसके क्षेत्राधिकार में बच गए हैं। तो अभी तक देश में टोटल अगर हाई कोर्ट्स की बात करें, हमारे देश में कितने हाई कोर्ट हैं? 25। और लेटेस्ट हाई कोर्ट जो है 25वां, वो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है। इसको याद रखेंगे। अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन देखिए, केवल 2 और 4, केवल 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, मेघालय एंड त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको मैच करना है। इधर आपके संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरीज दी हुई हैं और उनके जो हैं ज्यूरिडिक्शन में जो हाई कोर्ट आते हैं, यानी इन क्षेत्रों के लिए कौन से हाई कोर्ट लगते हैं, बात यह है। अगर हम पौंडीचेरी की बात करें, पौंडीचेरी का ज्यूरिडिक्शन एरिया आता है मद्रास, किसके? मद्रास हाई कोर्ट के अंडर में। उसके बाद अंडमान निकोबार का आता है कोलकाता के अंडर में, लक्षद्वीप का आता है केरल के अंडर में, और दमन एंड दीव का आता है बम्बई के उच्च न्यायालय में। तो ये सारे ऑलरेडी मैच्ड हैं, आपको इनको याद रखिएगा। और ये हम ऑलरेडी पहले भी करवा चुके हैं आपको थियरी कोर्स में। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट फीमेल जस्टिस आप कह सकते हैं इसको, तो एम बीबी फातिमा। ऑप्शन देखिए इसमें, एम फातिमा बीवी जो हैं सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। और इनका कार्यकाल कब रहा था? ये 89 में बनी थी ये। ठीक है, और इन्हीं को साल 1993 में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का सदस्य भी बनाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो ये आर्टिकल 323 है। आर्टिकल 323 इसका क्लॉज का में बताया गया है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव
ट्रिब्यूनल जो होता है, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण, इसके निर्णय को जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन 323 का। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी रिट ऐसी है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरोध में जारी की जा सकती है? तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें हमने डिस्कस किया था, जो सुप्रीम कोर्ट है, भारत का सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट हैं, ये 5 प्रकार की रिट इशू करते हैं, 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं ये। तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी कर सकता है, और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग यही 5 रिट जारी करता है। ठीक है, अब इसमें जो 5 रिट में से एक रिट आती है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। ये कब इशू की जाती है? जब कोई भी, देखिए जब कोई भी सरकारी अधिकारी होता है, जो सार्वजनिक अधिकारी होते हैं, अगर वो अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य का पालन ठीक तरह से नहीं करता है, कानूनी दायित्वों को नहीं निभाता है, तो उनके खिलाफ ये रिट जारी की जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, परमादेश। ठीक है, ये रहेगा परम आदेश। इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, उसको बोलेंगे हम मैंडेमस। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया था? एक क्वेश्चन और है, देखिए मैं अभी डिस्कस कर लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ही है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, जो जिला न्यायालय होते हैं, आप सबके जिलों में अलग अलग एक कोर्ट होता है जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। ठीक है, वो जिले का सबसे बड़ा कोर्ट आपका, और भारतीय सिस्टम में निचला कोर्ट कहा जाता है उसको। तो जो जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उनके जो न्यायाधीश होते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? ठीक है, उसको याद रखिएगा। जो जिला न्यायालय हैं, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, उस राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर के द्वारा की जाती है। लेकिन उच्च न्यायालय, जो हाई कोर्ट होगा उस राज्य का, उसके जो उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। ठीक है, परामर्श रहेगा किसका? उच्च न्यायालय का भी वहाँ पर। तो इसमें देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देखें, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हाँ जी, तो इसमें जो न्यायमूर्ति के.एस. हेगड़े हैं, न्यायमूर्ति के.एस. हेगड़े जो हैं, ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके थे 1973 में, और 1980 में ये लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर भी रह चुके थे। अगला क्वेश्चन देखें, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त हैं कौन कौन से अधिकारों की बात की गई है? तो उच्चतम न्यायालय को भारतीय संविधान द्वारा बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें पहला है मूल क्षेत्राधिकार। इसका हम कहते हैं मूल क्षेत्राधिकार, इसको बोलते हैं हम ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जो केंद्र है, सेंटर और जो स्टेट है, इनके बीच में जो विवाद होते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में जो भी डिस्प्यूट होते हैं, वो ज्यूरिडिक्शन का एरिया कहलाता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन या मूल क्षेत्राधिकार। दूसरा अधिकार इसके पास होता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अगर दूसरे की हम बात करें, वो होता है अपीलीय क्षेत्राधिकार यानी एपीलेट ज्यूरिडिक्शन। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। यानी जैसे दीवानी या कोई भी मामले होते हैं, अगर उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार किसको होता है? आखिरी जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट का है भारत में। ठीक है, तो ये एक राइट होता है इसके पास में अपीलीय क्षेत्राधिकार का। एक होता है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन का या सलाहकारी क्षेत्राधिकार का। तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति भारत के किसी भी विशेष परिस्थितियों में जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है उससे परामर्श मांग सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों हो जाएंगे ऑप्शन मूल, इसका डी ऑप्शन मूल, अपीलीय और परामर्श क्षेत्राधिकार। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे क्या? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, और इसको बोलेंगे एपीलेट ज्यूरिडिक्शन, और इसको बोलेंगे हम एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त होते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है, वो आपको बतानी है कि क्या। तो देखिए डी ऑप्शन अगर आप देखें, इसमें जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट का जो प्रावधान है आर्टिकल 124 में बताया गया है। इसके अनुसार जो राष्ट्रपति है उच्चतम न्यायालय और जो राज्यों के न्यायालय होते हैं, राज्यों के जो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जो होते हैं, उनके न्यायाधीशों से जो है परामर्श कंसल्ट करेगा और जो भी राष्ट्रपति उचित समझे। किंतु जो मुख्य न्यायाधीश से किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना उसका अनिवार्य है। अगर इसकी बात करें तो ये क्वेश्चन किस पर है?
ये सुप्रीम कोर्ट पर बेस्ड है। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, एक तो होता है देखिए सुप्रीम कोर्ट में एक होता है चीफ जस्टिस जिसको हम बोलते हैं मुख्य न्यायाधीश, और बाकी होते हैं न्यायाधीश, ठीक है। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस जो है, इसके परामर्श से बाकी बचे हुए जो जजेस होंगे इस सुप्रीम कोर्ट के, उनकी नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका आशय आपको बताना है क्या है। तो इसमें देखिए आर्टिकल 129 है इसके लिए, आर्टिकल 129 में बताया गया है, इसके अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय, जो आर्टिकल 129 है उसके अनुसार उच्चतम न्यायालय क्या है, एक अभिलेख न्यायालय है, यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। अभिलेख न्यायालय होने का मतलब होता है कि उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय हैं उनके साक्ष्य, जो उसके पहले कभी डिसीजंस आए हुए हैं, उनको प्रूफ के तौर पर जो है, एविडेंसेस के तौर पर रखा जाता है। और भारत में जितने भी न्यायालय हैं उनके लिए वो कंपलसरी हो जाते हैं। दूसरा होता है न्यायालय को अपनी जो अवमानना है, कंटेम्प्ट है, उसके लिए दंड देने का भी अधिकार है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्णय अभिलेखों के रूप में रखे जाते हैं जो अन्य न्यायालयों पर बाधित होते हैं, ठीक है, कंपल्सन है उनके लिए उसको मानना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इस वाले मॉक टेस्ट में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। इसका जो अगला पार्ट है उसमें हम बाकी क्वेश्चंस रखेंगे इसी के क्वेश्चन है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन उनके ज़्यादा हैं, ठीक है, तो समझाने ज़रूरी हैं आपको। वो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि वन लाइनर एक में ख़त्म हो रहे हैं यहाँ पर, उसमें जब तक आप नहीं समझोगे क्वेश्चंस आप करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट यहाँ हम एक्सप्लेन करेंगे तो सारा आपको समझ आएगा आसानी से। चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका आज ही करेंगे, और आज बीच में 2 या 3 बजे के आसपास, या उससे पहले भी हो सकता है, जो सॉइल ऑफ इंडिया है उसको भी आज कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा अगर याद नहीं रहा है। थैंक यू सो मच।